बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर में आपके रीतिकालीन इतिहास। उसके अंतर्गत जो है आपका ये इतिहास, रीतिकालीन इतिहास समाप्त हो गया है। अब आपके कोर्स में जो कवि हैं उन कवियों को हम एक एक करके ले लेते हैं। आपके कोर्स में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कवि है, प्रतिनिधि कवि है, उन कवियों को हम एक एक करके ले लेते हैं। तो चलते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। आप टॉपिक डाल लीजिए रीतिकाल के प्रमुख कवि जो आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले नंबर पे पहले हैं केशव दास। केशव दास आपके कोर्स में है और इनकी रामचंद्रिका जो है वो भी आपके कोर्स में है। इसको हम पढ़ेंगे। इस किताब के बाद जो अगली किताब होगी वो यही होगी, आपकी व्याख्याओं की बुक है ये। इसमें व्याख्या करेंगे हम। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम केशव दास को। तो केशव दास का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था संवत 1618 विक्रम संवत है ये 1618 इनका जन्म, और मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई थी। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया है। यानी कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्हें भक्ति काल के कवि मानते हैं। परंतु यदि हम देखें जो इनकी प्रवृत्ति है, अगर प्रवृत्ति के आधार पर हम देखते हैं तो जो आचार्य केशव दास है वह रीतिकाल के कवि ही माने जाते हैं, रीतिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। यानी केशव दास से ही रीति की परंपरा प्रारंभ हुई है, ऐसा माना जाता है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी, ये ईस्वी सन है, और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। जैसे कि पहले बताया जा चुका है आपको कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए वे सारे के सारे कवि किसी न किसी राजा महाराजा के आश्रय में रहकर ही काव्य रचना करते थे। तो केशव दास जी भी किसके आश्रय में रहा करते थे बताइए? इंद्रजीत सिंह के आश्रय। इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहकर ये काव्य रचना करते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते। जैसा कि इनके बारे में एक दोहा प्रचलित है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजही कविता बनिता मीत। इसका अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये इनकी उक्ति है कि यद्यपि कोई स्त्री कितनी अच्छी ही जाति से क्यों ना हो, कितने ही लक्षणों से युक्त क्यों ना हो, कितने ही रंग रूप में गोरी सुंदर क्यों ना हो, डील डोल में उसका फिटनेस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर वह सुंदर प्रतीत नहीं होगी। सुंदर कब लगेगी? यदि हम उसे आभूषणों से सुसज्जित कर देते हैं, फिर देखिए आप उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। यानी कि आभूषण के बिना स्त्री चाहे कितने ही लक्षणों से युक्त क्यों ना हो, पर वह सुंदर प्रतीत नहीं होगी। अगर आभूषणों से उसे सुसज्जित कर दिया जाए फिर क्या होगा? उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, कविता की भी यही स्थिति है। अगर हम कविता के अंदर अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य की जो सुंदरता है वह कई अधिक गुना बढ़ जाती है।
ऐसा मानना आचार्य केशवदास का मानना है। आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथ प्रसिद्ध है। कितने ग्रंथ? 9 ग्रंथ, जिसके नाम है, पहला है रसिक प्रिया। पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया। ये इन्होंने लिखा था 1591 ईस्वी में। दूसरा है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता ये लिखा था इन्होंने 1607 ईस्वी में। और तीसरा है रामचंद्रिका, ये इन्होंने लिखा था 1601 ईस्वी में। और अगली है कवि प्रिया, ये लिखी थी इन्होंने 1601 ईस्वी में। और अगला काव्य ग्रंथ है इनका रतन बाहुनी, ये लिखा था इन्होंने 1607 ईस्वी में। रतन बाहुनी की रचना 1607 ईस्वी में की थी। और पांचवा या छठा जो है वह ग्रंथ है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित, इसकी रचना की थी उन्होंने 1607 ईस्वी में। अगला काव्य ग्रंथ है इनका जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका, इसकी रचना इन्होंने की थी 1612 ईस्वी में। और अगला काव्य ग्रंथ है नख सिख। नख सिख। और 9वां काव्य ग्रंथ है इनका छंदमाला। छंदमाला। तो ये 9 ग्रंथ इनके लिखे हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है और छंदमाला है, ये रीतिपरक ग्रंथ है इनके। क्या है? रीतिपरक ग्रंथ। आपसे पूछा जा सकता है कि केशव के रीतिपरक ग्रंथों के नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। ये रीतिपरक ग्रंथ है। एक एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। आप 1 नंबर का प्रश्न इसी प्रकार बनेगा, आपका बीच में से पूछा जाएगा, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये इनके रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया जो काव्य ग्रंथ है ये 16 प्रकाशों में विभक्त है। लक्षण ग्रंथ है। इसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। कवि प्रिया की रचना केशवदास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय प्रवीण, राजा इंद्र सिंह की जो राज नर्तकी थी उसका नाम था राय प्रवीण, को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से केशव ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो आपका जवाब होगा कवि प्रिया। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इस काव्य ग्रंथ में मुखरित हुई है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है जो राम कथा पर आधारित है और उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता आध्यात्मिक काव्य ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका काव्य ग्रंथ की रचना एक ही रात में कर दी थी। तुलसीदास के रामचरितमानस से प्रभावित होकर इन्होंने इस काव्य ग्रंथ की रचना एक ही रात में कर दी थी, ऐसा माना जाता है। और जो इनका है विज्ञान गीता, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन इत्यादि की प्रमुखता दिखाई देती है और इसी वजह से इनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है। क्लिष्टता, कठिनता आ गई है, जिसके कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो आपका जवाब होगा केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में एक उक्ति प्राय प्रचलित है के बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि कवि को देन न चाहे विदाई, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यदि किसी कवि को, जो अपने आप को ज्ञानी, पंडित, महाज्ञानी, विद्वान मानता हो, तो उससे केशवदास की कविता पूछ लो। यानी कि अगर उसको भगाना है तो आप उसे केशवदास की कविता पूछ लीजिए, तो वो उसे नहीं बता पाएगा, तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था और उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होना चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार प्राप्त होना चाहिए वैसा उन्हें न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव की कविता में प्रबंध रचना के भी गुण विद्यमान नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी हैं। आपका प्रश्न बन जाता है कि सिद्ध कीजिए केशव की रचना में, केशव की कविता में प्रबंध काव्य के गुण विद्यमान नहीं है। तो प्रबंध काव्य के लिए जो गुणों की आवश्यकता होती है वह गुण मैं आपको बताता हूं। उसके लिए 3 बातों का, प्रबंध काव्य में 3 बातों का होना अनिवार्य होता है। जो पहली है संबंध निर्वाह, यानी कि जो कथा है वह शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है, उसमें तारतम्य बना रहता है। यानी कि कथा बीच में से विखंडित नहीं होती है, टूटती नहीं है, वह कथा शुरू से लेकर लास्ट तक चलती रहती है। तो उसमें संबंधों में उसका निर्वाह करना अनिवार्य होता है। और दूसरा है कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान। जो कथा शुरू से लेकर अंत तक चल रही है, उस कथा में कवि को गंभीर और मार्मिक स्थल कौन से हैं, कौन से होने चाहिए, उसकी पहचान कवि को होना चाहिए। जैसे कि अगर हम रामचरितमानस का उदाहरण लेते हैं तो उसमें गंभीर और मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, बता सकते हो आप? रामचरितमानस में मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? जैसे कि राजा दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनकी रानियां जो रुदन करती है, जो विलाप करती है, कितना कारुणिक होता है। और दूसरा, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन होता है, जो गुरु और शिष्य संवाद होते हैं, जो भाई भाई के प्रति जो प्रेम होता है, किस प्रकार कारुणिक रूप से कवि ने उसे उद्घाटित किया है। ये मार्मिक स्थल है जिसमें देखने वाले भी भावुक हो जाते हैं। तो ऐसे कथा के अंदर ऐसे प्रसंग जो आते हैं उनकी पहचान कवि को होना चाहिए। और तीसरी बात जो होती है दृश्यों की स्थानगत विशेषता है। ये 3 बातें कवि को प्रबंध काव्य लिखने के लिए अनिवार्य मानी गई। इनका होना बहुत जरूरी है। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रबंध काव्य कहते हैं। केशव में इन तीनों का अभाव था। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली।
का जो मैथिली काव्य ग्रंथ है वो है रामचंद्र का। इससे ये अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। संवाद योजना से, रामचंद्रिका में उनके संवाद योजना से, संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना केशव ने इस रामचंद्रिका में की है। केशव की रचना में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया था। तो ये थे आपके पहले कवि केशव दास। कल चलेंगे, अगले वीडियो पर हम चलेंगे बिहारी लाल। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक नंबर के प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।